हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम ऐसे बेसिक नॉलेज जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, रिटन एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की कई संभावना है। तो ये जो है पार्ट सेकेंड है। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट फंक्शन इफेक्ट ऑफ एक्सेस क्वांटिटी। सीमेंट का कौन कौन सा मुख्य अवयव होता है, उसका क्या फंक्शन होता है और एक्सेस क्वांटिटी के कारण जो है क्या इफेक्ट देखा जाता है। जैसे कि लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, यह जो है सीमेंट में 60 to 65% होता है और यह जो है स्ट्रेंथ और साउंडनेस को कंट्रोल करता है। अगर लाइम जो है एक्सेस क्वांटिटी हो जाएगा सीमेंट में तो इसके कारण जो है सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। उसके बाद है सिलिका SiO2, यह जो है सीमेंट में 17 to 25% होता है और सीमेंट में जो है यह स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और सिलिका एक्सेस क्वांटिटी अगर हो जाएगा सीमेंट में तो इसके कारण जो है सीमेंट का सेटिंग जो है वह स्लो हो जाएगा। उसके बाद है एल्यूमिना Al2O3, ये जो है 3 to 8% होता है और इसके कारण जो है क्विक सेटिंग होता है और इसका अमाउंट जो है एक्सेस हो जाने पे जो है स्ट्रेंथ जो है सीमेंट का वह घटने लगता है। उसके बाद है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जो कि सीमेंट में 0.5 to 6% के आसपास होता है और यह जो है कलर प्रदान करता है, साथ ही जो है फ्यूजन एक्शन में मदद करता है और इसकी अधिकता के कारण जो है सीमेंट का कलर जो है डिफरेंट हो सकता है। साथ ही जो है यह डिफरेंट इंग्रेडिएंट को फ्यूजन में भी मदद करता है। मैग्नीशिया MgO, यह जो है सीमेंट में 0.5 to 4% के आसपास होता है और यह जो है कलर और हार्डनेस प्रदान करता है। इसकी अधिकता के कारण जो है मोल्टार में क्रैक देखा जाता है, साथ ही जो है सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। शेप एंड शेप फैक्टर, कई बार जो है डिफरेंट टाइप के शेप फैक्टर क्या होता है ये पूछा गया है। जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप का जो है शेप फैक्टर 1.5 होता है, सर्कुलर शेप का जो शेप फैक्टर होता है वह 1.7 होता है, रोम्बस का शेप फैक्टर 2 होता है, ट्रायंगुलर टाइप का जो शेप होता है उसका शेप फैक्टर जो होता है 2.343 होता है, होलो सर्कुलर है तो उसका शेप फैक्टर जो होता है 1.27 होता है, आई सेक्शन है तो आई सेक्शन का शेप फैक्टर जो होता है वह 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में होता है। नेक्स्ट है कंपैक्शन टेस्ट है। इसका मेनली दो मेथड होता है, एक होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट मेथड और एक होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट मेथड। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो है हम लाइट कंपैक्शन के लिए करते हैं और मॉडिफाइड प्रोक्टर जो है हैवी कंपैक्शन के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो हम मोल्ड लेते हैं उसका वॉल्यूम जो होता है वह 944 cc होता है। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में भी जो मोल्ड का वॉल्यूम लेते हैं वह 944 cc के आसपास लेते हैं और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हम 3 लेयर लेते हैं और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो है हम 5 लेयर लेते हैं। ये कई बार पूछा गया कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो है हम मोल्ड का कितना लेयर लेते हैं, तो 3 लेयर लेते हैं और मॉडिफाइड में 5 लेयर लेते हैं। नंबर ऑफ ब्लोज जो है दोनों में सेम लगाते हैं, 25 ब्लोज स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में भी और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हैं। और हैमर का जो फ्लिप होल करवाते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में वह 12 इंच यानी 1 फीट से करवाते हैं और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो हैमर का फ्लिप होल करवाते हैं वह 18 इंच यानी 1.5 फीट से करवाते हैं। उसके बाद है वेट ऑफ हैमर। हैमर का जो वेट होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में वह होता है 2.495 kg और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो हैमर का वेट होता है वह 4.54 kg होता है। उसके बाद है कॉम्पैक्टिव इफोर्ट जो हम स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में लगाते हैं वह
594.29 किलो जूल पर मीटर क्यूब लगाते हैं। और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में जो कंपैक्टिव इफोर्ट लगाते हैं वह 2703.88 किलो जूल पर मीटर क्यूब लगाते हैं। नेक्स्ट है कुछ कंपैक्शन इक्विपमेंट है और वह किस प्रकार के सॉइल के लिए सूटेबल होता है, जैसे कि रेमर या टेम्पर जो होता है वह सभी प्रकार के सॉइल के लिए सूटेबल होता है। उसके बाद न्यूमेटिक टाइड रोलर जो होता है वह ग्रेवर सील्ड या क्लेई सॉइल या सैंड के लिए सूटेबल होता है। ये कई बार पूछा गया है कि न्यूमेटिक टाइड रोलर जो होता है वह किस टाइप के सॉइल के लिए सूटेबल होता है, तो मेनली जो है क्लेई सॉइल या सैंड या ग्रेवल सिल्ट जो टाइप का सॉइल होता है उसके लिए जो है न्यूमेटिक टाइड रोलर सूटेबल होता है। उसके बाद है सेफ फुट रोलर। ये भी पूछा गया है कि सेफ फुट रोलर जो है क्लेई सॉइल या प्योर क्ले है उसके लिए सूटेबल होता है। उसके बाद है स्मूथ व्हील्ड रोलर्स, यह जो है क्रश्ड रॉक ग्रेवर या सैंड के लिए सूटेबल होता है। उसके बाद है वाइब्रेटरी रोलर, ये जो है सैंड के लिए सूटेबल है। ये भी कई बार पूछा गया है कि वाइब्रेटरी रोलर जो है किस टाइप के सॉइल के लिए सूटेबल है, तो सैंड के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट है जो कई बार पूछा गया है, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वह लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन होता है, या नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है उसी को जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। उसके बाद है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो जो होता है वह लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होता है और इसको जो है म्यू या 1/m के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो म्यू बराबर जो होता है वह लेटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन होता है। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको कैपिटल जी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वह शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है। इसको आप शियर स्ट्रेस को टा और शियर स्ट्रेन को फाई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है बल्क मॉडुलस यानी के जो होता है वह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट हैं, उनका क्या रिलेशन होता है एक दूसरे से, जैसे कैपिटल जी है। कैपिटल जी यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वह E/2 × 1 + म्यू के बराबर होता है, जहाँ पे E जो है वह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और म्यू जो है पॉइजन्स रेशियो होता है। इसको जो है हम E बराबर लिख सकते हैं 2 × G × 1 + म्यू, तो इसको आपको ध्यान में रखना। उसके बाद के है, के जो होता है वह बल्क मॉडुलस होता है, तो के = होता है E/3 × 1 - म्यू, या E बराबर यहाँ से आपको निकल के आएगा 3K × 1 - 2 म्यू। उसके बाद है ई जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, E बराबर होता है 9 kg/3K + G। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जहाँ पे E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, K जो होता है बल्क मॉडुलस होता है, G जो है वह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। इसको जो है यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो है 9/E = 3/G + 1/K निकल के आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद म्यू जो होता है पॉइजन्स रेशियो होता है, ये म्यू बराबर होता है 3K - 2G/6K + G। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ रॉ मटेरियल जो कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, उसको जो है ब्रॉडली रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आर्जिलेसियस, एक होता है कैलकुलियस। आर्जिलेसियस में जो आता है सेल आता है, क्ले आता है, सीमेंट रॉक आता है और ब्लास्ट फर्नेस आता है। कैलकुलियस में जो है लाइम स्टोन आता है, चौक आता है और मेरीन सेल्स आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लो है, और पाइप के द्वारा अगर फ्लो होता है तो तब रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, और ओपन चैनल फ्लो में जो है रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा RE। तो अगर लेमिनार फ्लो है पाइप के द्वारा हो रहा है तब जो है RE जो होता है वह 2000 से कम होता है।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है ओपन चैनल में अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है तब आर जो होगा वह लेस देन 500 होता है। उसके बाद अगर ट्रांजिशनल फ्लो है तो आर का वैल्यू जो होता है पाइप में वह 2000 से लेकर 4000 के बीच होता है। और ओपन चैनल में आर का वैल्यू जो होता है वह 500 से लेकर 2000 के बीच में होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में आर का वैल्यू पाइप में जो होता है वह 4000 से ज़्यादा होता है। और ओपन चैनल में जो है आर का वैल्यू 2000 से ज़्यादा होता है। आपको जो है एग्ज़ाम में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर टाइप ऑफ फ्लो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तब जो है आपको पाइप फ्लो वाला जो वैल्यू है उसको ध्यान में रख के ऑप्शन को टिक करना है, ये वाला वैल्यू। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ पिगमेंट और उनका कलर दिया हुआ, जैसे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का जो कलर होता है वह वाइट होता है। उसके बाद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वह ग्रीन होता है। इंडिगो। इंडिगो का कलर जो होता है ब्लू होता है। उसके बाद आइवरी ब्लैक। इसका कलर जो है ब्लैक होता है। ब्रंट सियाना। इसका कलर जो है ब्राउन होता है। उसके बाद रेड लीड। इसका कलर जो होता है रेड होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया है। नेक्स्ट है कभी कभी जो है 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स होता है ये पूछ लिया जाता है। तो 1 मीटर क्यूब में जो होता है वह 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है जनरली। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि 5 नंबर कैसे आया। तो जनरली जो होता है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स जो होता है वह 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का होता है। और मोर्टार का थिकनेस जो है हम 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। तो मोर्टार के साथ जो है ब्रिक्स का जो साइज हो जाएगा वह 10 × 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और रेशियो अगर 1:6 है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हम रख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विथ मोर्टार जो हो जाएगा वह 0.2 × 0.1 × 0.1, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं साइज को। तो ये जो वॉल्यूम आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब एक ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया। तो 1 मीटर क्यूब में अगर हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स विथ मोर्टार, तो 1/0.002 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आ जाएगा 500 आ जाएगा। इसलिए जो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब ब्रिक में जो है ब्रिक वर्क जो हम करेंगे उसमें कितना ब्रिक्स लगेगा तो 500 लगेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कभी कभी जो है बीम और उस पर जो है एसएफडी और बीएमडी क्या होगा इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में जो है एक आइसोलेटेड सेंट्रल रोड लग रहा है तो उसका एसएफडी यानी कि शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, और बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा। तो शियर फोर्स डायग्राम जो होगा वह रेक्टेंगुलर इन शेप होगा और हाफ पोर्शन में जो होगा वह P/2 होगा और हाफ पोर्शन में P/2 पॉजिटिव और हाफ पोर्शन में P/2 नेगेटिव होगा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वह ट्रायंगुलर शेप में होगा और ये पॉजिटिव में ही होगा। बीच में जो है जहाँ पे लोड अप्लाइड होता है वहाँ पे जो है मैक्सिमम यानी PL/4 होता है और दोनों एंड पे जो होता है वह 0 होता है। उसके बाद है सिंपली सपोर्टेड बीम। UDL लोड अगर दिया हुआ है W तो उसमें जो है SFD डायग्राम जो होगा वह सपोर्ट पे जो है WL/2 मैक्सिमम होता है और एक सपोर्ट पे WL/2 पॉजिटिव में और एक सपोर्ट पे जो है WL/2 नेगेटिव में होता है। और इसका शेप जो होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है यह बीच में जो होता है मैक्सिमम होता है यानी WL²/8 होता है यहाँ पे। और यह जो होता है पैराबोलिक शेप में होता है, एंड पे जो होता है वह 0 के बराबर होता है। उसके बाद जो है कैंटिलीवर विथ UDL है तो W लोड लगा हुआ है तो SFD डायग्राम जो होता है पॉजिटिव में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। और यह जो होता है WL होता है सपोर्ट पे और BMD डायग्राम जो होता है वह
नेगेटिव होता है, WL²/2 होता है सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है। उसके बाद है कैंटिलीवर बीम विथ एन आइसोलेटेड लोड एट फ्री एंड। कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पे जो है एक आइसोलेटेड लोड, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं पी लोड लग रहा है। तो इसका जो SFD डायग्राम होगा वह रेक्टेंगुलर होगा और होल में जो है या पूरे में जो है पी जितना लोड अप्लाइड होगा उतना SFD इसका होगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वह सपोर्ट पे जो होता है वह PL होता है और L जो है यह कैंटिलीवर बीम का स्पान है और यह जो है ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट में लिखें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।